फिल्म की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया गया है जो राक्षसों का शिकार करते और उन्हें पकड़ लेते। एक दिन वह सब लोग एक लड़की को पकड़ रहे थे। वह लड़की एक राक्षस सांप थी। वह देखने में आकर्षित थी लेकिन स्वभाव भयावह थी। उन लोगों को उसे पकड़ने का साहस नहीं हो रहा था। फिर वह एक विशालकाय सांप में परिवर्तित हो जाती है। तभी उन्हें राक्षसों शिकारियों का नेता वहां आता है और वह उस सांप को काबू कर लेता है। तभी अचानक से आकाश में तेज रोशनी दिखाई देती है जो लगातार हिल रही थी। दरअसल यह एक सफेद सांप था। वह सांप शिकारियों के नेता का ध्यान भटक रहा था, लेकिन वह नेता अपनी एकाग्रता नहीं खोता और वह नेता राक्षस सांप को पकड़ लेता है। फिर दूसरे दृश्य में दानव शिकारियों के एक समूह को दिखाया गया है जो कई वर्षों से सफेद सांप की तलाश में था। उनका नेता उन्हें आदेश देता है, जल्दी से सफेद सांप की इसकी खोज करो। फिर हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और एक लड़का पहाड़ पर चढ़ रहा है। उसे लड़के का नाम जूजियान था। उसे पर्वत पर एक सफेद सांप दिखाई देता है। उस पर्वत पर बहुत ठंड थी, इसीलिए उसने सोचा कि ठंड के कारण सांप भी सुन्न हो गया है, इसीलिए वह उसे अपनी पोशाक में छिपा लेता है। लेकिन उसे लगता है कि सांप उसे काट रहा है, इसीलिए वह सांप को बाहर निकालकर फेंक देता है। इसी समय वहां हरे रंग की पोशाक में एक लड़की प्रकट होती है। वह कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक हरा सांप थी और वह सफेद सांप की बहन थी। उस लड़की को अचानक देखकर वह लड़का बेहोश हो जाता है। फिर हरी नागिन अपनी बहन से कहती है कि मैं इस लड़के को खत्म कर दूंगी, इसने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब सफेद नागिन एक आकर्षक लड़की में बदल गई थी। वह हरी नागिन से कहती है, तुम इसे गलत समझ रही हो, यह तो मुझे ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर हरी नागिन वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जूजियान को होश आता है। अभी भी वह सफेद नागिन उसके पास ही थी। होश में आता ही जूजियान सोचता है कि शायद ठंड के कारण मैं बेहोश हो गया था और इस लड़की ने मुझे बचा लिया। फिर वह उसे धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। सफेद नागिन जूजियान से बहुत प्रभावित हो गई थी क्योंकि वह उसे दयाल समझने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि जूजियान अपनी दादी के पास जाता है। वास्तव में वह एक डॉक्टर था जो अपनी दादी के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने उस पर्वत पर गया था। उसकी दादी की दृष्टि चली गई थी, इसीलिए वह कई वर्षों से ऐसी जड़ी बूटियों की खोज कर रहा था जिनका अब जोगन उनके इलाज के लिए किया जा सके। फिर हमें वह दोनों नागिन बहनें एक कुंड में नजर आती हैं। वह हरी नगीना सफेद नागिन से कहती है कि दारनाथ शिकारी के नेता ने अपने सदस्यों को हमारी खोज के लिए भेजा है। तभी सफेद नागिन पूछती है कि आखिर वह लोग कौन हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं और उस राक्षस सांप को किसने मारा। मैं इनके बारे में सब कुछ पता करना चाहती हूँ, इसीलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए मानव जगत में आ जाती है। सफेद नगीना में इंसान में रूपांतरित होने की क्षमता थी, लेकिन हरी नागिन का निचला हिस्सा एक सांप की तरह ही रहता था। अब सफेद नागिन मानव जगत में पहुंच गई थी। मानवों की दुनिया में पहुंचते ही वह देखी है कि बहुत से मानव इकट्ठा होकर रो रहे हैं। जब वह उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे 5 मृत मनुष्य दिखाई देते हैं। उन 5 मानवों का किसी ने दिल निकाल लिया था। वहां मौजूद सभी लोग कह रहे थे कि सब कुछ सफेद नागिन ने किया है। यह सब कुछ सुनकर सफेद नागिन सोचती है कि मैं यह सब कुछ नहीं किया, यह काम उसका है जो मुझे बदनाम करना चाहता है। फिर वहां के सभी मानव यह घोषणा करते हैं कि सफेद नागिन की खोज करने वाले को चांदी के सिक्के पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। फिर अगले दिन सफेद नागिन जूजियान से मिलती है क्योंकि वह उसकी छाता वापस करना चाहती थी जो जूजियान ने पर्वत पर सफेद नागिन को बारिश से बचने के लिए दिया था। सफेद नागिन को देखकर वह मोहित हो जाता है क्योंकि वह बहुत आकर्षक लग रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने सपने में देखा था कि जिस दिन वह अपना टूटा हुआ छाता खोल पाएगा उस दिन उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। यही सोचकर वह छाते को खोलने की कोशिश करता है। वह अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक से किसी ने आकर उसे खबर दी कि गांव के पुजारी को सांप ने डंस लिया है और वह अपनी चेतना खो बैठा है। एक डॉक्टर होने के नाते जूजियान तुरंत उसकी जांच करने के लिए चला जाता है। वह सफेद नागिन भी जूजियान के साथ पुजारी को देखने चली आती है। पुजारी का शरीर पूरी तरह से विषग्रस्त हो गया था और उनकी रिकवरी अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन वहां पर वह सफेद नागिन भी थी जो मंत्रमुग्ध करना जानती थी, इसीलिए वह उसे जादू के माध्यम से पुनः जीवित कर देती है। पुजारी के ठीक होते ही वहां के सभी लोग यही सोच रहे थे, जूजियान ने पुजारी को ठीक कर दिया है और वहां के सभी लोग जूजियान की बहुत प्रशंसा करते हैं। जूजियान से संतुष्ट होकर पुजारी उसे कहता है कि रात को भोजन के लिए मेरे घर आना। सफेद नागिन और जूजियान भोजन पर आने के लिए मान जाते हैं। वहां पर पहुंचकर सफेद नागिन देखती है कि दानव शिकारियों का नेता भी वहीं पर है। यह वही नेता था
जिसने राक्षस सांप को पकड़ लिया था। सफेद नागिन उसे देखकर चिंतित हो जाती है। इसके बाद उन्हें बैठाया जाता है और रात्रि भोजन से पहले उन्हें पेय परोसा जाता है। जूजियान पेय पी लेता है, लेकिन सफेद नागिन तनाव महसूस कर रही थी क्योंकि दानव शिकारी ने उसमें एक तरल पदार्थ घोल दिया था। सफेद नागिन संदेह से बचने के लिए वह पदार्थ पी लेती है। इसे लेने से उसका नितंब सांप जैसा आकार लेने लगता है। सफेद नागिन के खुद पर नियंत्रण और पैरों तक फैली लंबी पोशाक के कारण किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। फिर उसे दूसरा पेय भरोसा गया। सफेद नागिन जानती थी कि इसे लेने से वह पूरी तरह सांप में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी बहन हरी नागिन वहां पहुंचकर उस गिलास को फेंक देती है और वह उसे यह पेय लेने से मना करती है। जब रक्षक शिकारी को पता चलता है कि हरी नागिन जहां पहुंच गई है, तो वह उसका शिकार करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है, लेकिन वह उससे मुकाबला करती है। इसी मुकाबले में वह दानव शिकारी हरी नागिन को नीचे गिरा देता है और उसे बंदी बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। इसी बीच सफेद नागिन एक रोशनी में बदलकर हवा में उड़ जाती है, जिससे राक्षस शिकारी का ध्यान बंट जाता है और वह हरी नागिन सुरक्षित वहां से निकल जाती है। वह दोनों बहनें वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वह राक्षस शिकारी अभी भी उनके पीछे था। दूसरी ओर अब जूजियान भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सफेद नागिन जंगल में चली गई है और वह वहां एक राक्षस शिकारी से पूछती है कि तुमने लोगों को मारकर उनका दिल क्यों निकाला। यह वही राक्षस शिकारी था जिसने सफेद नागिन को पकड़ने का आदेश दिया था। फिर वह राक्षस से शिकारी कहता है कि यह हत्याएं ही हमारी शक्ति का स्रोत है। तभी वहां पर वह दानव शिकारी नेता आ जाता है। वह उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसे यह ज्ञान हो जाता है कि उन 5 लोगों की हत्या सफेद नागिन ने नहीं की है। दानव शिकारी नेता के साथ जूजियान भी था, लेकिन मनुष्य को देखकर सभी राक्षस शिकारी वहां से गायब हो जाते हैं। फिर वह दानव शिकारी नेता सफेद नागिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय सफेद नागिन वहां से उड़ती हुई निकल जाती है। जूजियान उस नेता से पूछता है, क्या आप इस लड़की को क्यों बंदी बनाना चाहते हैं। वह कहता है कि यह लड़की एक सफेद नागिन है, लेकिन जूजियान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर वह नेता ने जूजियान से कहा कि क्या तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है, क्या तुमने नहीं देखा कि वह सफेद नागिन है। तब जूजियान कहता है कि नहीं, मैं आश्वस्त नहीं होऊंगा, वह एक अच्छी लड़की है। लेकिन वह नेता कहता है, तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि वह आप में रुचि रखती है और तुम ही हो जो उसे फंसा सकते हो। मेरी बात को समझो। यह कहकर नेता वहां से चला जाता है। घर में आते ही जूजियान देखता है कि उसकी दादी उसे देख पा रही है। वह आश्चर्य से पूछता है, यह अप्रत्याशित रूप से कैसे हुआ। उसकी दादी कहती है, इस लड़की के कारण मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह बहुत भावुक हो गया। जूजियान अपनी दादी को पहली बार उसने इतना खुश देखा था। फिर वह सफेद नागिन को धन्यवाद करता है। फिर वह दोनों एक जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते समय उनकी बातचीत से उन दोनों को पता चलता है कि हमारे मन में एक दूसरे के लिए स्नेहपूर्ण भावनाएं हैं। लेकिन अचानक दानव शिकारी के कुछ सदस्य वहां पहुंचते हैं। वह उन पर हमला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफेद नागिन ने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जूजियान सफेद नागिन को उन पर प्रहार करने से रोकता है, लेकिन सफेद नागिन ने घोषणा की कि वह हमें खत्म करने के लिए जहां आए हैं। फिर अचानक से एक दानव सफेद नागिन पर खंजर से वार करता है। जख्मी होने के कारण भी वह जूजियान को बचाने के लिए उनसे लड़ती रही। अंततः वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। घायल अवस्था में उसे बहुत ठंड लग रही थी। जूजियान उसे गर्मी देने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद उसके पास आता है। वह उस लकड़ियों को उसके पास रखकर उनमें आग लगा देता है ताकि उसे गर्मी मिल जाए। अब सफेद नागिन को बेहोश हुए काफी समय बीत जाता है। उसके होश में न आने के कारण जूजियान बहुत परेशान था। फिर वह उसकी नाड़ी की जांच करता है तो उसकी नाड़ी काम नहीं कर रही होती है। अब वह और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर उसी समय सफेद नागिन की चेतना वापस आ जाती है और वह सफेद नागिन जूजियान को कहती है, हमारी नब्ज नहीं चलती। अब जूजियान पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। फिर वह उसे अपने कंधे पर बिठाकर वहां से दौड़ने लगता है ताकि वह उसे लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। दौड़ते हुए वह एक नदी के किनारे पर आ जाता है। नदी में वह एक नाव को तैरते हुए देखता है तो वह यह कहते हुए उसे रोकता है कि हमारी मदद करो। अंततः वह दोनों उस नाव में चढ़ जाते हैं। फिर सफेद नागिन पूरी तरह से होश में आ जाती है तो उसे संतुष्टि महसूस होती है यह देखकर कि जूजियान उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तभी अचानक से उसकी बहन हरी नागिन वहां पहुंचती है। हरी नागिन
जू जियान को मारना शुरू कर देती है। वह साथ ही अपनी बहन सफेद नागिन से कहती है कि मनुष्य हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, तुम इन पर भरोसा मत करो। लेकिन सफेद नागिन कहती है कि नहीं, जू जियान और मनुष्यों की तरह बिल्कुल भी नहीं है और मेरे मन में उसके लिए भावनाएं हैं। वह मेरा बहुत ख्याल रखता है और वह एक अच्छा मनुष्य है। इन दोनों बहनों की बातचीत के दौरान पता चलता है कि उस नाव का नाविक कोई और नहीं बल्कि दानव शिकारियों का नेता था। वह नेता दोनों नागिन पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके हमले से दोनों नागिन पानी में बहुत दूर जाकर गिर जाती है। उसके हमले से वह दोनों बुरी तरह घायल हो गई थी। सफेद नागिन की हालत अब और भी खराब हो गई थी। जू जियान को उन दोनों की बहुत चिंता होती है। वह उस नेता से कहता है कि आप उन दोनों को पीड़ा मत दो। वह उससे विनती करता है कि उन दोनों को जाने दो। वह दोनों फिर कभी भी हमारी दुनिया में वापस नहीं आएगी। इस बार इन दोनों की जान बख्श दो। मैं वादा करता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ दानवों का शिकार करूंगा। जू जियान को इतना गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस नेता ने उन्हें जाने दिया। फिर वह नेता जू जियान को अपनी संरक्षण में ले लेता है। फिर वह नेता जू जियान से कहता है कि दानव शिकारियों के दूसरे समूह से हमें लड़ना होगा। फिर हम दूसरे दृश्य में जू जियान को देखते हैं जो सफेद नागिन के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर सफेद नागिन जू जियान से दूर होकर बहुत उदास थी। फिर जू जियान को खबर मिलती है कि राक्षस समूह के नेता ने उनके साथियों पर हमला कर दिया है। राक्षस नेता जू जियान के साथियों से सफेद नागिन का पता पूछना चाहता था क्योंकि वह राक्षस नेता सफेद नागिन की आत्मा पर कब्जा करना चाहता था। फिर जैसे ही जू जियान अपने साथियों के पास पहुंचता है तो उसका एक साथी उसे कहता है कि सफेद नागिन को इस समय तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी से उसके पास जाओ। तब जू जियान कहता है मैं जहां रहने वाले लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ कि वह इस समय कहां पर है। मेरे स्थान पर तुम चले जाओ उसकी मदद करने के लिए। लेकिन वास्तव में जू जियान का यह मित्र धोखेबाज था क्योंकि उसकी उन राक्षस शिकारियों के साथ साझेदारी थी। वह जू जियान से यह पता लगाने के उद्देश्य से यहाँ आया था कि सफेद नागिन वास्तव में कहाँ रहती है। फिर वह सफेद नागिन के ठिकाने के बारे में जाकर उसे क्रूर राक्षस शिकारी को सब कुछ बता देता है। फिर वह राक्षस शिकारी उसे सफेद नागिन के पास भेजता है। जू जियान का धोखेबाज मित्र सफेद नागिन के पास चला जाता है। वह उसे छाता सौंपते हुए कहता है कि यह आपके लिए जू जियान ने भेजा है। जब सफेद नागिन छाता पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वह धोखेबाज उसके पेट में चाकू घोंप देता है। यह चाकू बहुत ही शक्तिशाली और जादुई चाकू था क्योंकि इसका उपयोग राक्षस शिकारियों द्वारा राक्षसों का शिकार करने के लिए किया जाता था। इस हमले में सफेद नागिन अपनी शक्ति खो देती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर जू जियान को भी पता चल गया था कि सफेद नागिन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और वह उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। फिर वह तीनों मिलकर राक्षस शिकारियों का सामना करने लगते हैं। इस युद्ध के दौरान अब जू जियान भी घायल हो जाता है। इसके विपरीत राक्षस शिकारियों का नेता ने हरी नागिन को बुरी तरह से घायल कर दिया। फिर सफेद नागिन जू जियान से कहती है कि तुम मेरी शक्तियों को अपने शरीर में प्रवेश करने दो। मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रवेश करते ही मेरी बची हुई शक्तियों तुम्हें मिल जाएगी। फिर सफेद नागिन उसमें अपनी शक्तियां भरकर उसे वहां से दूर भेज देती है। अब वह दोनों बहनें बहुत बुरी घायल अवस्था में थी। वह राक्षस नेता उन दोनों बहनों को एक स्थान पर कैद कर लेता है। फिर राक्षस शिकारियों का नेता वहां प्रकट होता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम दोनों की शक्तियां चाहिए। फिर वह हरी नागिन का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां लाकर दे दूंगी और अगर मैं अपने वादे के अनुसार वापस नहीं आई तो तुम मेरी बहन को मार डालना। अपनी बहन की यह बातें सुनकर सफेद नागिन यह सोचकर बहुत दुखी होती है कि वह उसे इस मुसीबत में छोड़कर जा रही है। फिर राक्षस नेता उसे छोड़ देता है। अब हरी नागिन अपनी बहन के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए यह सब कुछ किया है, अगर मेरी शक्तियां यह ले लेता है तो वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह सफेद नागिन से कहती है कि जहां से सुरक्षित निकलकर तुम जू जियान के साथ कहीं दूर चली जाना। अब मुझे पता चल गया है कि जू जियान एक अच्छा मनुष्य है। फिर हरी नागिन वहां से निकलकर सब कुछ जाकर जू जियान को बताती है। जू जियान यह जानकर कि सफेद नागिन की जान खतरे में है उसे बचाने के लिए तैयार हो जाता है। वह हरी नागिन से कहता है कि अब मेरे शरीर में सफेद नागिन की शक्तियां भी है, इसीलिए मैं अपना मानव हृदय बाहर निकाल देता हूँ ताकि वह राक्षस मेरे खून की गंध ना सूंघ सके। वह अपना हृदय निकालकर मरने वाला नहीं था क्योंकि उसके शरीर में सफेद नागिन की शक्तियां थी। वह अपनी आत्मा के बिना तब तक जीवित रह सकता था जब तक उसके शरीर से सफेद नागिन की शक्तियां
बाहर नहीं निकलती। फिर वह दोनों उस स्थान की ओर उड़ते हैं जहां पर सफेद नागिन कैद थी। उस स्थान पर पहुंचते ही राक्षस शिकारी और जू जियान का धोखेबाज मित्र उन पर आक्रमण कर देते हैं। वह एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी अचानक से दानव शिकारी का नेता वहां पहुंच जाता है, जिसके साथ जू जियान दानवों को पकड़ने का कार्य किया करता था। वह जू जियान से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि सफेद नागिन और हरी नागिन बहुत ही दयालु और कोमल हृदय की नागिन है, और अब मैं इन दोनों को राक्षसों से बचाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वह दुष्ट राक्षसों से युद्ध करने लगता है और उन दोनों को सफेद नागिन को बचाने के लिए कहता है। उसे जगह से गुजरते हुए वह सफेद नागिन के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही जू जियान देखता है कि सफेद नागिन की हालत बहुत गंभीर है और उसके शरीर के अंगों पर लगे घावों से खून निकल रहा है और वह जंजीरों में कैद है। जैसे ही राक्षस नेता जू जियान को सफेद नागिन के पास देखता है, वह उसे रोकने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से राक्षस नेता के सामने हरी नागिन आ जाती है और उसके रास्ते में रुकावट पैदा करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जू जियान सफेद नागिन को उसकी शक्तियां लौटा देता है। शक्तियां लौट आते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सफेद नागिन उसकी ऐसी हालत को देखकर बहुत दुखी होती है। अब वह क्रोध में आकर खुद को एक सफेद अजगर में बदल लेती है। अजगर में बदलते ही वह क्रूर राक्षस शिकारी से युद्ध करने लगती है, लेकिन वह क्रूर राक्षस शिकारी सफेद नागिन को फिर से अपनी गुलाम बना लेता है। जब जू जियान के नेता को यह बात पता चलती है तो वह जल्दी से जू जियान के पास जाता है और वह अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके उसे पुनः जीवित कर देता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि उस क्रूर राक्षस शिकारी ने सफेद नागिन की शक्तियों को पा लिया था। फिर जू जियान राक्षस शिकारी को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। वह राक्षस शिकारी पर हमला करते हुए उसके पेट में एक भाला घोंप देता है। यह भाला विशेष रूप से राक्षसों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। वह क्रूर राक्षस शिकारी वास्तव में एक राक्षस ही था। वह क्रूर राक्षस शिकारी दूसरे अन्य राक्षसों का शिकार इसलिए करता था ताकि वह उनकी शक्तियों को पाकर दुनिया में सबसे शक्तिशाली राक्षस बन जाए। उस भाले के प्रहार के बाद वह क्रूर राक्षस शिकारी भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब जू जियान को जो शक्तियां उसके नेता ने दी थी वह भी अब समाप्त हो गई थी और यहीं पर उसका भी अंत हो जाता है। क्रूर राक्षस शिकारी के मरते ही सफेद नागिन को उसकी शक्तियां वापस मिल गई थी और वह जीवित हो जाती है। पुनः जीवित होते ही सफेद नागिन जल्दी से जू जियान के पास आती है और उसे मृत देखकर रोने लगती है। तभी वहां पर जू जियान का एक मित्र आ जाता है और वह सफेद नागिन को रोते हुए देखकर उसे बताता है कि एक बार भगवान ने कुछ शक्तियां मेरे मानव शरीर में स्थानांतरित कर दी थी। मुझे वह शक्तियां मिलते ही कुछ लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए थे और मुझे अपनी जान बचाने के लिए भगवान को वह शक्तियां फिर से वापस करनी पड़ी। लेकिन उसे समय भगवान ने मुझे एक वरदान भी दिया था कि मैं जब चाहे उन शक्तियों को वापस पा सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सफेद नागिन उसे उन शक्तियों को वापस लाने के लिए कहती है और जू जियान को जीवन देने का अनुरोध करती है। लेकिन वह कहता है कि मैं जू जियान को कुछ समय के लिए पुनर्जीवित कर सकता हूँ ताकि तुम उससे संवाद कर सको। फिर वह अपनी शक्तियों को वापस लाता है और एक मंत्र से जू जियान को फिर से पुनर्जीवित कर देता है। फिर सफेद नागिन उससे बातें करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे कभी मत भूलना, मेरे पास फिर से लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस बात पर जू जियान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जरूर लौट कर आऊंगा। इतना कहते ही जू जियान की मृत्यु हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का दृश्य दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सफेद नागिन जू जियान की कब्र पर आई है। वह उसकी कब्र से बातें करती है और उसे जल्दी आने के लिए कहती है। फिर हम दोनों बहनों को देखते हैं। वह दोनों एक शहर में जा रही थी। शहर में पहुंचते ही सफेद नागिन की नजर एक स्वास्थ्य मंत्रालय पर पड़ती है। वह तुरंत ही उसमें जू जियान को उसमें खोजने के लिए चली जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में जू जियान एक डॉक्टर था। लेकिन वहां पर पहुंचकर वह देखती है कि वहां कोई और व्यक्ति है। वह उस व्यक्ति से पूछती है क्या कोई और जहां काम कर रहा है। वह आदमी कहता है कि हाँ, जहां पर एक और लड़का काम करता है वह लगभग वापस आने ही वाला है। वह कुछ लोगों को दवाइयां देने गया है। सफेद नागिन को पूरा विश्वास था कि वह लड़का कोई और नहीं जू जियान ही है। फिर हमें जू जियान को दिखाया जाता है। वह उसी जगह पर पहुंच गया था जहां सफेद नागिन उसका छाता वापस करने आई थी। उस जगह को देखकर जू जियान को कुछ कुछ याद आने लगता है और इसी सस्पेंस के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।